हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। ओके, तो मेरे साथ बनी रहिएगा। और आज मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने अपने दोस्तों से सुनी है, और मैंने खुद पर्सनली भी ये महसूस किया है लोगों को देख के, और मैंने देखा भी है लोगों को करते हुए। तो उस चीज़ के बारे में मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और आप लोगों को बताऊं कि रियलिटी है क्या। दैट वाई पीपल आर लिविंग कैनेडा। मतलब मैंने अभी देखा हाल ही में, मतलब लास्ट मंथ मेरे 2 दोस्त कनाडा से वापस चले गए इंडिया। तो क्या कारण है, क्यों लोग कनाडा छोड़ते हैं और यहाँ क्यों आते हैं, उसके बाद क्यों चले जाते हैं। तो ये जो जर्नी है इन बिटवीन, ये लोगों को पता नहीं होती है। बस लोगों को तब पता होता है कि हमें कनाडा जाना है और हमें वहाँ काम करेंगे, डॉलर में छापेंगे, इंडियन रुपीज़ में उड़ाएंगे, और महंगे जूते, महंगी गाड़ियाँ और महंगी मतलब लेविश लाइफस्टाइल को जिएंगे। बट जब यहाँ आते हैं और रियलिटी फेस करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ओके, तो मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों होता है, एक्चुअली होते क्या है, कि हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके इंडिया से आते हैं, और बाद में क्या हो जाता है, और सब कुछ बदल क्यों जाता है, और फिर हमें लास्ट में ऐसा क्या होता है कि हम इतना पैसा लगाने के बावजूद वापस इंडिया चले आते हैं। सो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपने पास, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि वेदर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेदर। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हमें जो वेदर है वो कनाडा के हिसाब से नहीं है। बिकॉज अगर मैं इंडिया के वेदर की बात करूँ तो हमारे वहाँ विंटर इतना एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता। हमारे वहाँ विंटर में समर हमारे वहाँ थोड़ा होता है ज़्यादा, क्योंकि कई स्टेट्स में 40, कई स्टेट्स में तो 50 तक का चले जाता है। राजस्थान जैसे स्टेट में 50 चले जाता है। बट गर्मी सहन की जा सकती है। ओके, आप गर्मी में बाहर निकल सकते हो, आप गाड़ी लेके जा सकते हो, इंडिया में आप एसी चला सकते हो। तो इतना एक्सट्रीम हॉट भी नहीं है, जो बेरेबल है। बट यहाँ जो विंटर है वो नॉन बेरेबल है। लाइक अगर आप ओंटारियो जैसी जगह पे रहते हो, आप यूकॉन जैसी जगह पे रहते हो, मतलब यूकॉन तो काफ़ी आउटस्कर्ट हो गया, बहुत से लोग यहाँ रहते हैं। तो आप ओंटारियो रहते हैं, टोरंटो रहते हैं, ऑटोवा रहते हैं, जहाँ वेदर -29 -30 चले जाता है। तो ठंड ज़्यादा खतरनाक होती है गर्मी से। हम ये सोच के तो आते नहीं हैं, हम सोचते हैं अरे यार बर्फ़ देखेंगे, बर्फ़ देखेंगे, बर्फ़ में मज़ा आएगा। बट जो बर्फ़ हम इंडिया में देखते हैं वो टोटली डिफरेंट है। जो हम यहाँ वेदर को फील करते हैं, बर्फ़ देखते हैं और वेदर को फील करते हैं, और इंडिया में जो फील कर रहे हैं वेदर बर्फ़ के साथ, वो अलग है। तो हम लोग उस पर अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ क्या है कि विंटर में हमारे वहाँ बर्फ़ पड़ती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्स टू मैक्स किसी स्टेट्स में 1 महीना। बट यहाँ किसी किसी स्टेट में 6-6 महीने बर्फ़ गिरती गिरती। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोर हो जाएंगे, घर में पड़े रहेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। गवर्नमेंट इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देती है कि कृपया घर से बाहर ना निकलें अगर अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। तो एक तो वेदर रीज़न है जो मैंने सो फार अभी देखा है। दूसरा रीज़न है होम सिकनेस। लोगों को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है। लाइक मैं विक्टोरिया रहता हूँ, मेरे यहाँ का जो टाइम जोन है वो 12.5 घंटे का है। लाइक अगर इंडिया में 3 तारीख हो रही है तो मेरे वहाँ 2 तारीख हो रही है, मतलब मैं पीछे चल रहा हूँ, 12.5 घंटे के अंदर है। वहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं अगर, तो मेरे वहाँ शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सुबह के 4 बजे हैं, वो सो रहे होंगे। तो जब मेरे वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे मैंने, तब वहाँ इंडिया में सुबह के 12 बजे होंगे। तो लाइक जब मैं अपने काम से वापस आता हूँ एट 11 o'clock और 11:30, तब मैं अपनी मदर को कॉल करता हूँ, अपनी सिस्टर को कॉल करता हूँ, या उसी टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, क्योंकि उस समय मॉर्निंग के 10-11 बज चुके हैं। मैं किसी भी टाइम फ़ोन उठा के कॉल नहीं कर सकता। तो एक तो ये है, और ऊपर से फिर आपको घर की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, क्योंकि आप बात नहीं कर पाते तो आपको होम सिकनेस फील होने लगती है। और यहाँ फिर आपको आइसोलेटेड फील होने लगता है, और जब बंदे को आइसोलेटेड फील होने लगता है तो फिर उसको होम सिकनेस भी होने लगती है, और वो उसको डिप्रेशन भी महसूस होने लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, मैं इतनी दूर, ये वो XYZ उसके दिमाग में सवाल आने लगते हैं। ओके, तो मेरा थर्ड पॉइंट है जो है वो है फिनेंशियल इश्यूज़। फिनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे क्यों है मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत प्राइमरी है वैसे अकॉर्डिंग टू मी। वो ये है कि लाइक मेरी सैलरी मंथ में 2 बार आती है। मतलब मेरी नहीं, पूरे कनाडा में सबकी मंथ में 2 बार सैलरी आती है। एक
सेकेंड वीक पे और एक फोर्थ वीक पे। अब वो क्या डे सेलेक्टेड है वो हर एम्प्लॉयर का अपना अपना होता है। लाइक मेरी है फ्राइडे चलती है, तो मेरी सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे मेरी सैलरी आती है। ओके, तो उसमें क्या है, अगर बाय द वे मेरी सैलरी बनी है $1,200, ओके, तो उसमें मेरा टैक्स कटेगा। लाइक फेडरल टैक्स जाएगा, CPP टैक्स जाएगा और EI टैक्स जाएगा। ठीक है, अब वो CPP EI टैक्स क्या है वो अलग स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट फेडरल टैक्स, CPP टैक्स और EI मेरा टैक्स कट जा रहा है। उसमें से ही लगा लीजिए मेरा $1,200 बन रहे थे, उसमें से मेरे ही काट लिए कुछ 190 या कुछ समथिंग कटे और मेरे हाथ में आए खाली $1,049। ओके, अब सेम यही चीज़ होगी फोर्थ वीक पे। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप भी यहाँ मेरी बात से कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 1049 और 1049 इट्स टोटल $2,050, नहीं सॉरी 1049 1049 ओके $2,100 हम मोटा मोटा ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज किसी हफ्ते या किसी 2 हफ्ते हमें सिर्फ लाइक 72 आवर्स मिलता है। ओके, लाइक वैसे जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल हो उसमें 35 to 40 आवर्स हैं, बट वो कभी कभी हमें 35 आवर्स देते हैं या कभी हमें 38 आवर्स देते हैं। तो ये सैलरी फ्लक्चुएट करती है। अब उसके बाद क्या है, फिर आप जहाँ रह रहे हैं घर वो एक्सपेंसिव है। एटलीस्ट अगर पर पर्सन अगर मैं देखूँ, अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो, किसी के साथ आपको मिल गया तो $650 आप पे कर रहे हैं शेयरिंग में। उसके बाद आपकी हाइड्रो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाईफाई बिल, आपका फ़ोन बिल, आपका ग्रोसरी बिल, वो मिला मिल के $800 to $900 आप पहुँच जाते हैं। उसके बाद अगर कभी आप अपने वीक डेज़ पे वीकेंड पे आप बाहर जा रहे हैं, तो आप बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, तो उसमें भी आपका पैसा चला गया। तो ले देखिए एट दी एंड आपकी जेब में जो बचता है वो बचेगा आपके पास $700 या $800। वो भी आपको घर भेजना है। मतलब अगर आप $1,000 भेज रहे हैं तो आप जो भी करेंसी रेट चल रहा है, अगर 62 चल रहा है तो 62,000 भेजें। अगर उस समय 60 चल रहा है तो आप 800 को 6 से इंटू करके देख लीजिए आप अपने घर कितना पैसा भेज रहे हैं। ओके, ना आप रह पा रहे हैं ना आप खा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप शेयरिंग में किसी के साथ रहे हैं, आपको मिल गया तो ठीक है। अगर उसकी फैमिली आ गई, अगर वो मैरिड, उसकी फैमिली आ गई, तो आपको अपने लिए खुद घर ढूंढना। यहाँ घर मिलना इतना ईजी नहीं है, यहाँ घर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर किसी को यहाँ ऐसे ही ईजिली घर नहीं मिल जाता। ओके, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। और उसमें भी फिर आपको पूरा फ्लैट लेना पड़ेगा। पूरा फ्लैट अगर आप प्राइवेट रूम ले रहे हैं तो $900 आपके कहीं नहीं गए। मैं 650 आपको शेयरिंग बता रहा था। अगर आप प्राइवेट रूम ले रहे हैं तो $800 मिनिमम है, वो भी बहुत आउटस्कर्ट में आपको मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप डाउनटाउन जैसी जगह पे ले रहे हैं तो $900 आपके कहीं नहीं गए। फिर उसमें आपके ग्रॉसरी, हाइडो, XYZ और किसी किसी में इंक्लूडेड भी होता है। ओके, तो ये था। और उसके बाद है फिर हाई एक्सपेक्टेशन। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हाई लेके आता है इंडिया से कि यार मैं वहाँ जाके बदल दूंगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन ज़रूर हो जाती है। तो अपसाइड डाउन कैसे होती है वो, क्योंकि आप इंडिया में बहुत लेविश लाइफ जी रहे होते हैं, अब यहाँ आके वो सब कुछ बदल जाती है। अगर क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारी एक स्ट्रैटेजी रहती है माइंड में कि हमें पैसा सेव करना है। ठीक है, और अगर आप इन दी एज ऑफ 28 29 आ रहे हो तो ऑफकोर्स है कि आपको पैसा सेव करना है। ठीक है, बट आप अगर यंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर करके ही अपनी फ़ीस पे कर देते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। बट हर किसी के लिए नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं जॉब। और आप अगर 35 लाख रुपए डाल के यहाँ आए हुए हैं ना, तो अगर आप महीने का $2,000 भी कमा रहे हो, अगर आप उसमें से सेव भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो ये है, वो जोन अलग है, वो पार्ट अलग है। स्टूडेंट्स वाला मैं अलग बताऊँगा। मैं आपको एक वर्किंग उसका बता रहा हूँ जो होता है लोगों का एक्सपेक्टेशन। फिर वो लाइफ नहीं जी पाते हैं क्योंकि वो फिर प्राइमरी चीज़ों में अपना पैसा खर्च करते हैं। प्राइमरी क्या है, हमारा खाना, रहना, पीना, ये प्राइमरी है। बाकी कपड़े आपके पास हैं पहनने के लिए, आप नई नई चीज़ें नहीं ले सकते, आप महंगी चीज़ें नहीं ले सकते, और हर चीज़ में आपको टैक्स देना है। पहला तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं अपनी सैलरी में से। फिर आप बाहर अगर $1 की भी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें भी आप 25 सेंट या 30 सेंट का टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब, और उसके बाद यहाँ टिप का कल्चर है। यहाँ टिप का कल्चर बहुत फॉलो होता है कि अगर आप कहीं बाल कटाने भी गए, तो अब लगा लिए $20 के तो बाल कटते हैं प्लस टिप अलग से। तो $20 में आप बाल कटा रहे हैं, जो इंडिया में ₹50 के कटा लेते हैं, वो आप यहाँ $20 के कटा रहे हैं, उसमें भी आपको टिप देनी है बाबा को। तो यहाँ टिप का कल्चर है, नॉट ओनली विद द बाबा। अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में या बार में कहीं
पीने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको टैक्स देनी देनी, ये कल्चर है यहाँ का। ओके, और टैक्स तो आप दे ही रहे हैं। ओके, और बहुत अच्छे टैक्स हैं जहाँ मैं रहता हूँ, BC के, मतलब मेरा प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ बहुत अच्छे टैक्स हैं। ओके, मेरी सिटी विक्टोरिया है। ओके, फिर है हेल्थ इश्यूज़, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आने लगता है। अब यहाँ हेल्थ इश्यूज़ क्यों आते हैं लोगों को, मैं बताता हूँ कि यहाँ जो फूड है यहाँ खुद ग्रोन नहीं होता है। कनाडा को फूड US सप्लाई करता है या इंडिया सप्लाई करता है। लाइक अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया ने बासमती राइस बंद कर दिया है कनाडा को देना। ओके, तो US के कई स्टेट्स में तो अगर आप देख रहे होंगे तो लाइन लगा के लोग चावल खरीद रहे हैं, एक बंदे को 1 किलो ही चावल मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ खुद कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वेदर ऐसा नहीं है, और ऊपर से यहाँ GMO प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जिसमें इंजेक्शन लगाया गया होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, वो ज़्यादा मिलता है। तो उसमें आप कैसे देख सकते हैं, हर उसमें एक कोड लिखा होता है, 4 नंबर 5 नंबर्स का कोड, तो उसको आप चेक करके देख सकते हैं दैट दिस इज़ अ GMO फूड, या फिर पेस्टिसाइड वाला फूड है जिसमें यूरिया पड़ा है, या फिर ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड खरीदना तो भूल ही जाओ, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, आप रोज़ नहीं कर सकते। और ये चीज़ें हैं। अब जब ये चीज़ें होती हैं, हमें आदत नहीं होती इंडियंस को, हम कहते हैं कि इंडिया में हम इतना पेस्टिसाइड, हम कुछ पेस्टिसाइड नहीं खा रहे हैं। पेस्टिसाइड रियली आप यहाँ खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें आप यहाँ खा रहे हैं, वहाँ नहीं खा रहे हैं। वहाँ आपको फिर भी खेत की ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत चीप प्राइसेस में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ। अगर आप पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा इन जैसी स्टेट्स में रहते हैं, मेट्रो सिटी का मैं नहीं कह सकता, बट इन जैसी जगह पे अगर रह रहे हैं तो आप बहुत ऑर्गेनिक खा रहे हैं, बहुत अच्छा ही खा रहे हैं। यहाँ ये नहीं है, इसलिए हेल्थ इश्यूज आने लगता है। और इसलिए आते ही मैंने सबसे पहले ये करा कि मैंने अपना MSP कार्ड बना दिया था, मेडिकल सर्विस प्लान। ये बहुत ज़रूरी है अगर इफ़ इन केस हो गया, क्योंकि मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, और डॉक्टर यहाँ आसानी से नहीं मिलता। इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आपको दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको दवाई लिख दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है ना, तो आपको उसका भी अपॉइंटमेंट लगेगा। मतलब आपकी अगर बहुत एक्सट्रीम तबीयत भी ख़राब होगी, लाइक आपको अगर पथरी हो गई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी को ना हो, अगर हो गई यहाँ, तो अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी आपकी है। पहली प्रायोरिटी कौन है? जो बिल्कुल जिसकी जान जाने वाली है, उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। यू कैन बेयर योर पेन, वो कहते हैं यू कैन बेयर योर पेन, तो आप अपना दर्द दबा के रखो, वो ज़्यादा इमरजेंसी में। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, आप कभी भी इमरजेंसी में जा सकते हैं। डॉक्टर आपको देखेगा, आपको दवाई लिखेगा, और आपको जो भी इंजेक्शन या IV फ्लूइड जो भी चढ़ना है वो चढ़ाएगा आपको, और आपको उसके बाद रिलीव कर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे इंडिया में, बट यहाँ नहीं है। मेडिकल बहुत महंगा है, इसलिए मैंने पहले कार्ड बना रखा है अपना, मेडिकल कार्ड सबसे पहले मैंने वही बनाया अपना। ओके, फिर एक चीज़ है कि यहाँ आपको, जो मेरा अगला पॉइंट है वो है कि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे बाय द वे आप इंडिया में एक बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं, लाइक 80,000 90,000 आप गेन कर रहे हैं, और सडन आप जब यहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, फिर आपको ऑल ओवर फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ता है। लाइक मेरा एक फ्रेंड है यहाँ, अभी रिसेंटली बनाया है, तो वो IT सेक्टर में था इंडिया में, वो कनाडा आ गया, वो इंडिया में 1,80,000 अर्न कर रहा था। जब मैंने उसे यहाँ देखा ना, लिटरली आप मानोगे नहीं, वो यहाँ हर कोई 2-2 3-3 जॉब करता है। ओके, तो लिटरली ना वो इतने कम प्राइस में काम कर रहा है अभी कि मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब जो बंदा इंडिया में 1,80,000 रुपये कमा रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे नहीं आना चाहिए। वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है अपने देश में। यहाँ आके आपको सब कुछ ऑल ओवर फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा। आप एक IT सेक्टर के बंदे हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, यहाँ आके आप किसी 7-Eleven या किसी ग्रोसरी स्टोर में आप एक $15 या $16 की जॉब कर रहे हो। मतलब जो आपका फोटे एक IT सेक्टर का है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आपका स्केल यहाँ आना चाहिए था, आपका स्केल यहाँ आ गया। तो आप यहाँ थे, आप यहाँ आ चुके हो। आप मतलब किसी को एक ग्रोसरी स्टोर में आपसे कोई ये पूछ रहा है कि मुझे घी का डब्बा कहाँ पे मिलेगा, आप घी का डब्बा बता रहे हो, मतलब एक डेवलपर घी का डब्बा दे रहा है लिटरली। तो ऑल ओवर फ्रॉम स्क्रैच से काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट मैं कह रहा हूँ कि क्यों लोग छोड़ के जाते हैं। पहले तो आप वो आ जाते हैं यहाँ ये सोच के कि हम कुछ बड़ा करेंगे। सोचना गलत नहीं है, बट यहाँ आगे जब रियलिटी पता चलती है तब अलग होता है। मैं लिटरली अभी भी मेरे दिमाग में सोचता है कि क्यों लोग इंडिया से कनाडा आते हैं, और वो क्यों आ रहे हैं। बिकॉज रियलिटी कोई नहीं बताता। मैं लिटरली बताऊँ, जब मैं आया था मैंने भी लोगों से पूछा, किसी ने रियलिटी चेक मुझे नहीं दिया था। बट जब मुझे खुद में आया हूँ, जब मैंने देखा है ना, तो लिटरली मैं
देख रहा हूँ कि कोई सच नहीं बताएगा आपको। अगर कोई लिटरली मुझसे पूछेगा ना कि राहुल आई वांट टू कम कनाडा, मैं मना कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई अगर तू आ भी रहा है ना, अगर तेरे अंदर वो फितूर है आने का, तो पहले रिसर्च कर, बिल्कुल टॉप टू बॉटम चले जा कि क्या है कैसा है, कि कल के दिन आके ना तुझे यहाँ पश्चाताप ना हो या तुझे बुरा ना लगे कि मैं क्यों आ गया। बिकॉज कोई दुबई जैसी कंट्री नहीं है कि 2.5 घंटे में आप इंडिया आ जाओगे फ़्लाइट लेके। 23-24 घंटे से नीचे की फ़्लाइट कोई नहीं मिलेगी, और फ्लाइट टिकट भी इतना महंगा ना, आदमी सोचता है घर जाने से पहले कि मैं घर जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब अपने घर जाने से पहले वो सोचता है। और ऊपर से घर जाएगा, फिर उसको फ़्लाइट का टिकट आने जाने का हो गया, उसके बाद फिर आपको पूरा अपना फ्लैट का देना है, ठीक है। तो ईज़ी नहीं है। तो मैं कहूँगा भैया अगर कोई आ रहा है ना, तो पहले पूरा रिसर्च करके आए, जब तक उसे 90% ये ना हो कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और भाई मत पूछना किसी से, अनटिल अनलेस हो तुम्हारा बहुत सगा ना होना, तब तक किसी मत पूछना। कोई तुम्हें सच्चाई नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और है क्या। मुझसे पूछेगा मैं तो मना करूँगा, ठीक है। मैं कंट्री को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहूँगा कि भाई मत, अगर तू अच्छा अर्न करता है और तेरी लाइफ में कुछ गोल है तो इंडिया में कर। हाँ, अगर तेरी कंपनी तुझे ऑन साइट भेज रही है किसी कंट्री में, तो तू जा, वो कंपनी भेजे, बट खुद के पैसे लगा के मत आ। ओके, सो एक ये था मेरा। और मेरा एक चीज़ और है कि जो मेरा एक पॉइंट और था वो था कि लोगों को यहाँ जॉब नहीं मिल रही है। और मैं क्यों नहीं मिल रही है मैं आपको बताता हूँ। इसका एक बहुत छोटा सा बताऊँगा आपको, शॉर्ट और क्रिस्प पे, कि हम लोग आते हैं पैसा देके कंसल्टेंट के थ्रू, वो हम थ्रू आते हैं वर्क परमिट पे। तो वर्क परमिट यहाँ होता है LMIA, मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कोई भी एक एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय चाहिए होता है तो पहले हायरिंग पे डालता है कि मुझे न्यू एम्प्लॉय चाहिए अपने। अगर कोई आके अपना CV ड्रॉप करता है या रेज्यूमे ड्रॉप करता है तो वो उनको हायर करते हैं, या फिर इन केस उनको पसंद आ गया इंटरव्यू लिया तो हायर कर लेते हैं। जब वो नहीं होता है तो फिर वो LMIA के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें वो बंदे को, इमिग्रेंट को हायर करते हैं। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड LMIA, कि इमिग्रेंट हायर हो रहा है। वो किसी भी कंट्री से हो सकता है। फिर गवर्नमेंट बॉडी है, उस गवर्नमेंट बॉडी को चेक करती है कि हाँ इस बंदे ने बाहर ये करा था, और सब कुछ चेक करती है, उसकी नेटवर्थ क्या है, ये क्या वो उस जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको सैलरी दे पाएगा ऑफ सीजन ऑन सीजन। क्योंकि विंटर में यहाँ बिज़नेस ठप हो जाता है, आपकी सैलरी और कम हो जाएगी, आपके वर्किंग आवर्स और कम हो जाएंगे। तो यहाँ वर्किंग आवर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो सैलरी भी कम, वर्किंग आवर्स भी कम, तो आप घर में पड़े रहोगे। हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। एक पॉइंट और मैंने उसमें ऐड ऑन कर दिया। तो सब कुछ चेक करती है, उसके बाद LMIA रिलीज़ होता है, और LMIA जाता है आपको जितने भी कंसल्टेंट है, ओके, कंसल्टेंटों के पास जाता है कि हमें जो भी एम्प्लॉयर है, चाहे वो कोई भी हो, उस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय चाहिए। LMIA रिलीज़ होता है और सारे कंसल्टेंट अपनी वेबसाइट पोर्टल या उसमें डाल देते हैं कि नाउ हायरिंग फॉर दिस एंड दिस, ओके। हम लोग फिर अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो हम लोग आते हैं यहाँ, हम तो आ जाते हैं, हमें क्या है, हमें एक्सपीरियंस है, इंडिया से हमारे में एक्सपीरियंस है। बट हमसे पहले जो यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं ना, वो स्टूडेंट हम क्या समझते हैं, स्टूडेंट मतलब आएंगे पढ़ेंगे, बट उन्हें भी कुछ आवर्स का वर्किंग दिया गया है बाय गवर्नमेंट, लाइक 40 आवर्स और 20 आवर्स ये रहता है। 40 आवर्स दिया हुआ है, वो 40 घंटे उन्हें दिए हुए हैं। वो तो 40 घंटे में क्या है, उनके पास ओपन वर्क परमिट है काइंड ऑफ, हमें क्लोज वर्क परमिट में। LMIA मतलब क्लोज वर्क परमिट, यू कैन ओनली वर्क अंडर वन एम्प्लॉयर, आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है, अगर पता चल गया तो डिपोर्ट हो सकते हो, ओके। तो हम सिर्फ कैश पे जॉब कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें इफ़ इन केस, तो हम कैश पे जॉब कर सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि कैश का जॉब मतलब कि अगर आप बाय द वे जिस एम्प्लॉयर के साथ आप वर्क परमिट पे हो वो आपको $17 आज दे रहा है, तो ये बंदा आपको 17 नहीं देगा, ये बंदा आपको $12 देगा। लाइक रिसेंटली यहाँ क्लीनिंग की जॉब में जो है कैश पे, वो $22 पर आवर है। पर आप मानोगे, हर कोई जानता है कि कैश में काम करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत रिस्क लेके बंदा, और जो दे रहा है काम उसे भी पता है कि ये इलीगली कर रहा है, तो $22 को ना $13 पे ले आता है या $12 पे ले आता है। अब आप रिस्क लेके तो काम कर ही रहे हो, $12 $17 वहाँ मिल रहे हैं, $12 आप रिस्क लेके काम कर रहे हो। सिर्फ आप अपने ऑफ डेज में कर सकते हो, क्योंकि या फिर अगर आप अपने वीक डेज में भी कर रहे हो तो आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से जॉब करना पड़ेगा। तो वो कई बार तो कई एम्प्लॉय ना पैसा ही नहीं देते हैं क्योंकि कैश में, और आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि किसको कंप्लेन करोगे। अगर आप किसी को कंप्लेन भी कर दोगे कि आप तो वर्क परमिट पे हो, क्लोज वर्क परमिट पे हो, और आप कैसे कैश पे काम कर रहे हो, तो उल्टा आप पे वो भारी पड़ जाएगा। तो कई बार वैसे ऐसा होता नहीं,
बट 1 in a million हो जाता है। तो $12 पे आप क्लीनिंग की जॉब करो, लिटरली क्लीनिंग की जॉब। जिसने भी घर पे काम नहीं किया ना, कभी अपने घर का बाथरूम भी साफ़ नहीं किया सॉलिडो से, उसको यहाँ के बाथरूम भी साफ़ करना पड़ता है दूसरे का, सिर्फ वो $12 के लिए। और उससे उससे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ 2-2 3-3 जॉब करते हैं, क्योंकि वीक में 1 दिन जाते हैं वो कॉलेज, एक दिन कॉलेज जाते हैं, वो 2-2 जॉब करते हैं। तो उन 2 जॉब के चक्कर में वो एक बंदे की जॉब खा जाते हैं। तो जॉब का हो गया, इशू आ गया, बंदे को जॉब नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगी? एक स्टूडेंट वॉलमार्ट में भी काम कर रहा है और वही स्टूडेंट फिर 7-Eleven में भी काम कर रहा है, जो इजी कैश जॉब दे देते। 2 जगह वो काम कर ले रहे हैं, तो वो एक बंदे की और जॉब खा ले रहे हैं। और मैं लिटरली बताऊँ, खुद कैनेडियन यहाँ आते हैं हमारे सामने, कहते हैं कि कोई यहाँ सारे देसी भरे हुए हैं, हर जगह आपको यहाँ देसी मिलेंगे। मतलब मैं बुरा फील नहीं करता हूँ उस चीज़ का, अच्छा है, बिकॉज वी आर हार्ड वर्किंग। बट ये लोग तो काम नहीं करते, इनको लो पे में काम करना पसंद नहीं होता, ये अपने पे में काम करते हैं, पर इनकी पे का भी हम काम कर लेते हैं कम डॉलर पे, तो हम इनकी भी नौकरी खा जाते हैं। समझे आप? साइकिल चलता है, पूरा पूरा साइकिल चलता है। तो एक हमारी भी नौकरी, जो 10-15-20 लाख रुपए दे के आए, एक स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट ख़राब है, उनको मौका मिल रहा है, वो कमाते हैं, क्योंकि ओपन वर्क परमिट में वो क्या करें, वो कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, वो पैसा अर्न कर रहे हैं अपना। बट एक क्लोज वर्क परमिट वाला बंदा नहीं कर पाता है। वो जितने डॉलर में काम कर रहा है उतना डॉलर में करता है, बट उसके अलावा भी अगर वो कैश पे करता है तो बहुत रिस्क लेके करता है, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कंट्री बाहर फेंक देगी आपको, क्योंकि अभी क्लोज वर्क परमिट में नीचे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस में कि आप एक एम्प्लॉय के अलावा दूसरे एम्प्लॉय के अंदर काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में जब आदमी फंस जाता है, उनके दिमाग में सब कुछ आ जाता है, आपको पता ही है कि डिप्रेशन सबसे बुरी चीज़ है। यहाँ डिप्रेशन आया तो फिर आदमी पागल हो जाता है। तो इसी बीच में अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड घर चला गया, मतलब यहाँ कनाडा आने के बाद ही मेरा नोन हुआ, और वो वापस इंडिया चला गया। उसने कहा भाई मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा, मैं वापस इंडिया जाके अपने ही जो मेरा जॉब था वो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। ओके, इंडिया में मुझे बेहतर दे रहे हैं, यहाँ आने से अच्छा मैं वहाँ रहूँ और जितना मैं अर्न कर रहा था यहाँ, उससे बेटर मैं वहाँ अर्न करूँ और वहीं इन्वेस्ट करूँ। तो ये कारण था, तो मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मैं, और प्लीज़ ये डिस्क्लेमर है, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कंट्री के बारे में या चीज़ के बारे में, बट जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कुछ गलत मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि कंट्री ख़राब है, कंट्री ख़राब नहीं है, बट अंदर जो खिचड़ी है वो अलग है। तो जब तक का पता नहीं होता है तब तक का सब अच्छा सोच के ही आते हैं, फिर बाद में बुरा भला कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके तक का वो डिलीवर करूँ, सच डिलीवर करूँ कि एक्चुअल है क्या और लोग क्यों जा रहे हैं, जो मैंने सो फार देखा है। अगर इसमें मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ मुझे सही कर दीजिएगा, और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मैं आगे और आपको बताऊँगा और बेटर ऑप्शन आपको दूंगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो और क्या आप कर सकते हैं, बेस्ट वे बताऊंगा ऑफ लिविंग, ठीक है। सो अभी तक का इतना ही, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे ऐसे ही प्यार देती रहिए, मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।